हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम लोग ठीक होगे। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए वन पीस रिव्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी होल केक आइलैंड के बारे में, और इस वीडियो में बात करेंगे रेवरी या फिर कहूँ लाइवली आर्क के बारे में, और साथ में बात करेंगे वानो कंट्री पार्ट 1 आर्क के बारे में। और ये आर्क के बारे में बात करूँ तो कोई बहुत बड़ा आर्क है नहीं, 12-13 एपिसोड का आर्क है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है। समय पहले तो उसमें काफी तगड़े तगड़े डिसीजंस दिए गए। जितने भी नेशन थे सबकी मीटिंग चल रही थी होली लैंड मरीज हुआ पे, और साथ में वॉरलॉर्ड सिस्टम को इन्होंने सबसे मिलकर बंद कर दिया, क्योंकि ये प्रपोजल किया था एल्बास्टा किंगडम के राजा ने। क्योंकि तुम्हें पता ही है एल्बास्टा में क्रोकोडाइल ने क्या कांड करा था, और साथ में ड्रेसोजा में भी क्या कांड हुआ है, तो इन सबके पीछे वॉरलॉर्ड्स ही थे। इसलिए इन्होंने वॉरलॉर्ड सिस्टम को बंद करवाने की मांग रखी, और सभी नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि सारे वॉरलॉर्ड्स को हटा दिया जाएगा। ये रेवरी फिशमैन के लिए थोड़ा खास था, क्योंकि अब की पहली बार फिशमैन आइलैंड के किंगडम वाले भी वहाँ पे गए थे, जिसमें हमारी मरमेड प्रिंसेस भी वहाँ गई थी और उसके पाप भी। तो हुआ क्या कि वहाँ एक सेलेस्टियल ड्रैगन आया चूतिया था, जो कि प्रिंसेस को अपना गुलाम बनाना चाहता था। वो पागल हो गया था पर मरमेड को देख के पहली बार, इसलिए वो गुलाम बनाना चाहता। लेकिन तभी वहाँ दूसरा सेलेस्टियल ड्रैगन आगे उसे फेल देता है। वो और कोई नहीं, वही सेलेस्टियल ड्रैगन था जिसकी प्रिंसेस की माँ ने मदद करी थी, यानी उताही मैंने से। तो एल्बास्टा किंगडम की प्रिंसेस उसकी मदद करने वाली थी वीवी, और साथ में रेबेका भी रेसोजा वाली, क्योंकि वहाँ पे CP0 वाले भी थे, इसलिए रेबेका और वीवी कुछ कर नहीं पाती। तो ये सब देख के वीवी का बॉडीगार्ड पहल बीच में इंटरफेयर करने वाला होता है, और साथ में वहाँ पे गार्ड भी खड़ा था। मैं तो सोच रहा था कि गार्ड तुम्हें पता ही है कैसा आदमी हो, सबको पेल लेता आराम से और मरमेड प्रिंसेस को छुड़ा लेता, लेकिन वो ऐसा कुछ करता उससे पहले ही वहाँ पे दूसरा सेलेस्टियल ड्रैगन आता है, जो कि प्रिंसेस मरमेड की माँ उताहिमे का ही दोस्त था, मतलब जिसकी उसने मदद करी थी, वो सेलेस्टियल ड्रैगन था। तो प्रिंसेस को छुड़ा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी आर्मी भी आई हुई अपने दोस्त बार्थिलोमियो कुमा को छुड़ाने, जो कि इस टाइम सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव बना हुआ और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और साथ में हमें और भी चीजें दिखाई जाती है, स्पेशली वो देश जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, उन देशों की हालत काफी ज्यादा बुरी है। मतलब वहाँ हर टाइम पायरेट्स आते रहते हैं, और मरीन वाले भी वहाँ जाते नहीं उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो लोग पैसे दे नहीं पाते, तो उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। मतलब देखा जाए तो व्हाइट बियर्ड के मरने का इम्पैक्ट अभी तक पड़ा हुआ है। व्हाइट बियर्ड ने कई ऐसे देशों को अपनी सुरक्षा दे रखी थी, जिसकी वजह से वहाँ दूसरे पायरेट्स रेड नहीं करते थे, और बाकी छोटे मोटे ग्रुप को दोस्त अपने एलाई बना रखा था, इसलिए वो भी ऐसा कुछ करते नहीं थे। लेकिन अब व्हाइट बियर्ड मर गया है, और सारे पायरेट्स आवारा घूम रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, जिस वजह से इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है हर चीज़ों पर। वैसे देखा जाए तो यार काफ़ी छोटा है, लेकिन इस आर्क में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है। जैसे कि एक ऑटोमेटेड सड़क थी जिस पे लोग खड़े होते थे और वो सड़क अपने आप चलने लगती थी। वैसे तो मेरे को लगा था कि कोई मशीनरी वाला सिस्टम है, लेकिन जब हमें अगला इमेज दिखाया जाता है कि नीचे स्लेव्स हैं जो उस सड़क को चलने में मदद कर रहे हैं, तो भाई साहब वो सीन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है देखने में ही। और इसलिए हमारे फिशमैन आइलैंड वाले लोगों को कुछ अजीब लगता है उस पर खड़े होने से, इसलिए वो उस जगह से उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। साथ में वहाँ गोवा किंगडम का राजा भी आया था, जो कि साबो का स्टेप ब्रदर है, जिसने साबो की जगह ली थी। मतलब उसके माँ उसे लाए थे साबो की जगह, ताकि वो एक नोबल बन सके, और अब वो गोवा किंगडम पे कब्जा कर चुका है, उनका राजा बन चुका है। हालांकि वो एकदम चूतिया है, जो कि कहता है कि हम भी अपने यहाँ ऐसी सड़क बनवाएंगे, और वो तो जाके सेलेस्टियल ड्रैगन से पूछ भी रहा था कि क्या मैं भी सेलेस्टियल ड्रैगन बन सकता हूँ, कोई तरीका है बनने का। और एक बात बताओ, शैंक्स की सेलेस्टियल ड्रैगन से क्या स्टोरी है? वो बड़े आराम से मरीज हुआ आया, 5 एल्डर से मिला और वहाँ से वापस चला भी गया बड़े आराम से। शैंक्स के बारे में हमें लगभग कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता कि शैंक्स एक पायरेट है जिसे लूफी एडमायर करता था, जिसके चलते लूफी खुद भी एक पायरेट बना। उसके अलावा हमें सिर्फ ये पता है कि शैंक्स वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी है। ना हमें शैंक्स की पावर्स के बारे में पता है, और ना उसकी बैक स्टोरी के बारे में कि वो मरीज हुआ इतने आराम से कैसे आता जाता रहता है। इवन मरीन भी उसकी इज्जत करते हैं, और तुम्हें पता ही है मरीन फोर्ट की वोट को उसने अकेले एक ही हाथ से रुकवा दिया था, और साथ में सेनगोकू ने भी उसकी बात मान ली थी। अब तो कहीं ना कहीं मुझे शक होता है कि शैंक्स भी सेलेस्टियल ड्रैगन तो नहीं है। खैर अब शैंक्स के बारे में बात करना बंद करते हैं, क्योंकि शैंक्स ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम काफी ज्यादा बात कर सकते हैं करना चाहें तो। अब बात करते हैं वानो कंट्री पार्ट आर्क 1 के बारे में, जो कि मतलब ज्यादा बड़ा था नहीं, 6-7 एपिसोड का था, जिसमें स्ट्रॉयड्स जाती है वानो आइलैंड पे, जो कि तुम्हें पता ही है आधे लोग पहले ही पहुंच चुके हैं वहाँ। वानो वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, और उसके बगल में काफी ज्यादा अजीब सी स्ट्रीम्स चलती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ किसी भी पायरेट शिप के लिए जाना आसान काम है नहीं। तो वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंचते हैं, उनका शिप भी डूब जाता है। तो लूफी तो समुद्र किनारे कहीं पहुंच जाता है, जहाँ से एक बच्ची उनकी छोटी सी, वो बच्ची काफी क्यूट थी, उसका नाम था ओतामा। उसके पीछे कुछ कुंडे पड़े हुए थे, जिससे लूफी उसे बचाता है, और वो उसके सामने अपनी पावर्स को यूज करती है। मतलब अपने गाल को खींच के कुछ अजीब सा निकालती है लड्डू जैसा, और एक जानवर को खिलाती है, जो कि उसका पेट बन जाता है, और लूफी भी ये पावर्स देख के हैरान रह जाता है। हालांकि क्योंकि लूफी ने उस बच्ची की मदद करी थी, इसलिए वो लूफी को अपने घर ले जाती है और उसे खाना ऑफर करती है। हालांकि तभी हमें उसकी डार्क सीक्रेट्स देखने को बदलते हैं, कि मतलब उस बच्ची के पास अकेले एक ही जन के लिए खाना था, जिसे लूफी खा लेता है, और वो बच्ची लूफी को मना करती है कि मैंने तो खाना पहले ही खा रखा है। वो बच्ची सिर्फ 7-8 साल की थी, और वो जब उसे भूख लगती है तो वो बाहर जाके जहरीला पानी पी लेती है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाती है। तभी वहाँ पे दूसरा एक बुड्ढा प्रकट होता है, जो कि ओतामा का ही गार्डियन था काइंड ऑफ, समझ सकते हो तुम। तो वो कहता है कि हम लोग सिर्फ इतना ही अर्न कर पाते हैं कि कोई एक बंदा पेट भर सके, और
आज उसका बर्थडे था। मैं चाहता था कि वो चावल खाए क्योंकि हमें चावल कभी जल्दी मिलता नहीं है। वो सिर्फ अपने बर्थडे या फिर किसी त्यौहार वाले दिन चावल खा पाती है। और आज वो दिन था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब वो ये भी नहीं खा पा रही, तो वो लूफी से लड़ने लगता है। तो लूफी उससे कहता कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था। और लूफी उसे ले जाता है डॉक्टर के पास इलाज कराने और साथ में खाना ढूंढने भी। वैसे एनिमेशन की बात करते हैं, साथ में एनिमेशन काफी ज्यादा डिफरेंट था पिछले आर्क के मुकाबले। मतलब काफी ज्यादा बढ़िया था और काफी ज्यादा स्मूथ थी। हमें एक फाइट दिखाई जाती है जोरो की, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट थी। जोरो एक छोटी सी तलवार लेके सारे समुराइज को ऐसे ही पेल देता है कि क्या ही बताऊं, जो कि काफी जबरदस्त था देखने में। मतलब एनिमेशन और फाइट्स में तो वानो और काफी ऊपर जाने वाला है। ये सब मुझे पहले एपिसोड देख के पता चल चुका है, क्योंकि जो फाइटिंग सीन था उसमें ज्यादा कोई पावर लेवल यूज करी नहीं गई, सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त था। सिर्फ जोरो अपनी थोड़ी सी हाकी यूज करता है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यार तुम्हें कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट जरूर बताना और अपने वन पीस देखने वाले दोस्तों को भी शेयर कर ही देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स कीप वॉचिंग।